स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ मैं। वो ये है जी। कि बोन ट्यूमर जो है ना, वो चूंकि काफी सारे एक दूसरे के पेरेंट्स को मिमिक करते हैं, और जो है हमें मतलब ऑब्वियसली अक्सर का नहीं पता होता टिश्यू डायग्नोसिस। और एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने लिमिटेड नहीं रहना किसी एक चीज पे। आपने ट्राई करना है सब लोगों ने कि डिफरेंशियल्स दें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ये डिफाइन करना है कि लीजन जो है वो बिनाइन है या वो एग्रेसिव है। तो इसमें भी यही आप लोग ट्राई करें, इसी तरह से प्रैक्टिस बनाएं कि आप पहले डिफाइन करें कि लीजन बिनाइन है या एग्रेसिव है, उसके बाद उसके डिफरेंशियल्स पुट करें जो भी ऑर्डर में बनते हैं, कि पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा आता है। उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है वो एज ग्रुप है सबसे ज्यादा। एज ग्रुप को देखते हुए आपने डिफरेंशियल्स बनाने हैं उसके, बेशक वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है या जो भी आपको लग रही है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगल लीजन है या मल्टीपल है। ये दो चीजें जब आप माइंड में रखेंगे, एज ग्रुप और मल्टीप्लिसिटी, और साथ में बिनाइन और एग्रेसिव, तो बहुत इजीली आपका डायग्नोसिस उसमें बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग इसी तरीके से ट्राई करें। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी सर। I'm provided with the lytic lesion involving the metadiaphysis of the proximal humerus along with the cortical disruption. There is a wide zone of transition, a lesion extending up to the mid of the diaphysis, and there are periosteal reactions again, which are appreciated. These are onion type periosteal reaction with the large soft tissue thickening around the mass. Cortical lesion is also appreciated on the lateral aspect of the metadiaphysis of the proximal humerus, and there is also dislocation of the humerus as noted upward, and rest of the visualized chest is unremarkable. And according to the radiological picture, my diagnosis is the aggressive lesion of the humerus. This is the skeletally mature patient. So most likely, first my diagnosis is the osteosarcoma. The differential is the it could be a infectious disease process, that is chronic infectious disease process, like chronic osteomyelitis, because I can appreciate sclerotic lesion within the diaphysis. Next, I will go for the history of the patient. If he has any previous trauma, and is either the it has a long disease process without any injury, without any I would rule out the infectious related history. And if he has previous imaging, I would like to see that imaging also, to see the if this is the disease, if there is progression of the disease process, or so my top पेशेंट को differential are the two. कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और लॉन्ग टर्म इसकी हिस्ट्री है फीवर की। सर फीवर की हिस्ट्री तो इन्फेक्शन को ही, ऑस्टियोमाइलाइटिस को ही करती हाँ है। बिल्कुल ठीक है, आपने डिफरेंशियल्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑस्टियोसार्कोमा, और आपने जो दूसरा डिफरेंशियल दिया है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, वो भी ठीक है। अब इसमें ये है कि कुछ आपने और डिफरेंशियल्स ऐड करने थे। एडल्ट्स में मेड्स आपने रखने हैं लाजमी एग्रेसिव लीजन के डिफरेंशियल में। बाकी ये जो है ना, ये इतना एडल्ट नहीं है पेशेंट, लाइक है स्केलेटली मैच्योर, लेकिन ये कोई 20s में, लेट 20s में ये नॉन केस है बायोप्सी प्रूवन इविंग सार्कोमा का। ठीक है ठीक है, सर। इसमें ये जो साइड पे आ रहा है, इसको कुछ बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज आ रही है माउथ हीटन अपीयरेंस, माउथिटन, तो इसकी टोटल है ना यहाँ से, हाँ सॉसराइजेशन है ये। सॉसराइजेशन, कॉर्टेक्स की सॉसराइजेशन हुई हुई है। अनियन स्किन पेरियोस्टल रिएक्शन भी है, ये कॉर्डमैन भी बना हुआ है यहाँ पे ना। बाकी आपने बिल्कुल इसमें परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दी है कि वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, लिटिक एक्सपेंसाइल टाइप
वो है, थोड़ा एक्सपेंशन भी है और उसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग और सारा कुछ है। तो आप इसमें आगे कोई और इमेजिंग भी करवाएंगे या नहीं? सर एक्सरे चेस्ट टू सी द मेटास्टेसिस। नहीं, अब हमें कंफर्म हो गया, इस पे तो हमने डिफरेंशियल दिए हैं ना। जी सर, तो हम एमआरआई करवाएंगे इसके लिए टू सी द एमआरआई करवा एक्सटेंट। सकते हैं बिल्कुल। उसमें जी कैसे पता चलेगा कि ट्यूमर है या ऑस्टियोमाइलिटिस है? सर, उसमें हम वो कोलेका और वो जो उसका होता है इन्वल्क्रम वगैरह उसको देखेंगे। और ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में मतलब जो होते हैं, वैसे तो इसमें हमें अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें हम यही देखेंगे मतलब उसमें मतलब। यानी जो एविंग्स या कोई भी ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह हो ना, उसमें सॉफ्ट टिश्यू में वेल डिफाइंड किस्म का एक मैस टाइप होगा। जी इसमें सर। जनरलाइज्ड वो एडीमा और सॉफ्ट टिश्यू डिफ्यूज किस्म के जी सिग्नल्स जी। होते हैं, उसके अलावा एब्सेसिस बनी होती हैं, जी पेरिफेरली सर। एनहांसिंग मिल जाएंगी। इसमें जो है वो सॉलिड टाइप एनहांसमेंट पैटर्न, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। Yes, sir. I provided X-ray head frontal projection, and that shows a large expansile elliptic, predominantly elliptic lesion involving the uh, third, fourth proximal phalanx. This is a skeletally immature child, and there is expansile elliptic lesion with the matrix mineralization and causing bone expansion. Involving at most whole of the metadiaphysis of the proximal phalanx. However, I cannot appreciate any bony defect or the fracture, and there is slight soft tissue thickening also noted around the lesion, and rest of the realized bones are unremarkable. So most likely it is a benign lesion. My top differential इसी का that लेटरल भी है। on the lateral view, I can appreciate the same expansile lesion involving the proximal metadiaphysis of the phalanx and causing cortical expansion. सर फ्रंटल व्यू पे तो मुझे थोड़ी सी मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन अप्रिशिएट हो रही थी, अंदर उसकी थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन थी एंड मार्जिनल सेक्लेरोसिस भी है. सो माय डायग्नोसिस विल बी एनकॉन्ड्रोमा. फर्दर आई विल इन द सर इसके डिफरेंशियल में हमारे पास मतलब चाइल्ड में दूसरा क्या आएगा एनकॉन्ड्रोमा के अलावा? It's a benign lesion, Patient so has a history of a low grade fever. लो ग्रेड फीवर के साथ तो सर मतलब टीबी टेक्टाइलाइटिस बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया, ये ट्यूबरकुलस टेक्टिलाइटिस है। ये लगाया मैंने इसीलिए क्योंकि ट्यूमर को और एनकॉन्ड्रोमा को मिमिक करता है। ठीक है, सर बच्चों इसमें में. बच्चों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ये सर. पेशेंट नॉन केस है, ये हमारे हॉस्पिटल का ही वो है, नॉन केस था टीबी का। और एक्सपेंसाइल ये क्लियन है, बबली से पेरेंट्स है। जी बिल्कुल सारे पॉइंट्स आपने इसके ठीक बताए हैं। स्क्लेरोसिस है, इसकी जो हीलिंग होती है ना वो स्क्लेरोसिस के साथ होती है। और आसपास जो है उसके साथ सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग भी है। तो मतलब एनकॉन्ड्रोमा टाइप की पेरेंट्स होती है इसकी, लेकिन ये ट्यूबरकुलस टेक्टिलाइटिस है। यही दो डिफरेंशियल्स आप दे दें, ठीक होते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू। आज हम लोगों का टॉपिक एक बोन ट्यूमर है और दूसरा लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिजीजेज है ना, तो आप लोगों ने माइंड में रखनी है ये चीजें सारी, मतलब मिक्स ही आएंगे केसेस। I'm provided with X-ray of skull frontal projection, in which I can appreciate there is a ill-defined lytic lesion is noted. Lucent lesion is noted involving the right ramus of the mandible, and however with narrow zone of transition, no, with wide zone of transition, and I can appreciate there is a cortical thinning and expansion. However, I cannot appreciate any mineralization in it.
neither cloudy matrix, it's a lucent lesion in the mandible. So most likely it is my diagnosis, my finding correlate with this is an aggressive lesion because it's expansile with cortical thinning and extending into the body also. So it's an aggressive lesion, and in my diagnosis, it includes the is lytic lesion है, eosinophilic if the child, it is a child, eosinophilic granuloma या myeloma कह सकते हैं. It is involving the mandible. जी मैंडिबल बेस्ड एलियन. अच्छा देखें, इसमें ना बिल्कुल वही उसी तरीके से सिस्टमेटिकली चलें जैसे मैंने आपको बताया था. आपको इसमें एक्सपेंसाइल के अलावा और कौन से फीचर्स लग रहे हैं जो इसे एग्रेसिव बनाएंगे? एक तो ये कि इसका वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, ये देखिए नीचे भी वो एक्सटेंड कर रहा है उसके रैमस तक, और वहां पे कुछ क्लाउडी सी ये आ रही है नीचे. जी क्लाउडी मैट्रिक्स भी आ रही है. वाइड एज सच इतना वाइड नहीं है. लोअर मार्जिन भी अगर आप देखें ना तो यहाँ तक अप्रिशिएट हो रहा है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है. इसके आगे नॉर्मल बोन है. वाइड जोन का मतलब यही है ना कि आप उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल मार्जिन्स को वो नहीं कर पाते कि कहाँ खत्म हो रहा है. हाँ ऑलमोस्ट ऊपर वाला तो नहीं लग रहा है, नीचे वाला मुझे बड़ा वो लग रहा था. ऊपर वाला बिल्कुल देखें क्लीन मार्जिन है ये जी. हाँ और नीचे वाला भी ये यहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ जरूर है लेकिन ये यहाँ पे खत्म हो गया. फिर कोई पेरियोस्टल रिएक्शन है? the periostal reaction, there's no periostal reaction. ठीक हो गया. तो कुछ डिफरेंशियल चेंज करें अगर आप करना चाहें तो. एक तो ये कि अमीलोब्लास्टोमा हम करते हैं जो ठीक है, हो सकता है अमीलोब्लास्टोमा, बिल्कुल ठीक है. and then fibrous dysplasia for the ground matrix. बिल्कुल ठीक है. तो और जो भी पॉसिबल डिफरेंशियल्स हो सकते हैं बता दें. So my possible diagnosis is ameloblastoma and fibrous dysplasia mainly. अच्छा ठीक हो गया. डेंटिजरस सिस्ट नहीं डालेंगे इसमें? Dentigerous cyst हम डाल सकते हैं because it is not multiloculated. It is I can put the dentigerous cyst, लेकिन उसमें हमें वो crown of tooth वो नजर आएगा. हाँ लेकिन ये तो एक्सरे है ना, लाइक इस पे डेफिनेटली तो नहीं बता सकते. इसका आगे सीटी भी हुआ. ये सीटी देख लीजिए. CT, on CT I'm provided a CT, multiple slices with soft window, axial images and bone window, in which I can appreciate there is an ill-defined lytic lesion is noted involving the right of submandible with cortical erosion noted in that fourth image. Apart from this, showing the peripheral enhancement, with cortical break and extending into the soft tissues involving the so I can see there is a there's a ground there's a cloudy matrix उसके अंदर में mineralization भी लग रही है. जी थोड़ी इस पे है. बाकी बोन विंडो पे भी देखें इसको. बोन विंडो थोड़ी ग्राउंड ग्लास टाइप इसमें है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैट्रिक्स टाइप की ये है. इसमें सॉफ्ट टिश्यू इधर भी आ रही है. इसमें भी थोड़ी सी फील हो रही है. ये वाला इमेज देखें. इस वाली इमेज में it's showing a cortical erosion, has a expansile destructive lesion
extending soft tissue. तो ये बिनाइन हुई है, लेकिन वो है एग्रेसिव ये एग्रेसिव लीजन लग रही है, क्योंकि ये कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन भी हो रही है इसमें, कॉर्टिकल थिनिंग है मोस्ट, वो देखे ना इसको, कॉर्टिकल थिनिंग हो रही है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है ये मतलब रीमॉडलिंग टाइप नहीं होता जिस तरह क्रॉनिक उसको थिन वो किया हुआ उन्होंने। इस पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू ब्रीच नहीं आ रही, डिस्प्लेसमेंट है आसपास के मसल्स की और इन चीजों की, लेकिन पेरिफेरल एनहांसमेंट करके हो रही है। जी सही। हाँ, तो इसमें जो है ना डिफरेंशियल्स बनेंगे, डेंटिजरस सिस्ट, फाइब्रस सिस्ट, डिस्प्लेजिया, और ये वाले इसमें अगर आप देखें ना, ये टूथ नजर आ रहा है इसमें, इस वाले में नजर आ रहा है। हाँ, यही मैंने आपको कहा था कि इसको देखें, इस वाले इमेज को। तो बेसिकली ये डेंटिजरस सिस्ट है ये। ठीक है, सही सर है इफ्सान, सर एक्सरे पे भी नजर आ रहा है, अगर आप पिछला हाँ एक्सरे पे बिल्कुल मैंने देखा था, मैंने कहा फिर आपको सीटी कंफर्म ये राइट मैक्सिलरी जो ऊपर है ना, राइट में, हाँ जी बिल्कुल ऊपर ये वाला जो है, जी ये आ रहा है। ठीक है, सही है, ठीक है सर, सही है। I am provided with X-ray of both hip joint, both legs, frontal projection of mature skeleton, in which I can appreciate there is an increased bone density is noted. Along with it, there is an expansion of the bone on the lower distal diaphysis. And this expansion is mimicking, resembling the ulnar mere deformity type. And so for this, increased bone density and expansion of the bone, I would like to consider सर इसमें इंक्रीज बोन डेंसिटी हो रही है, और देयर इज ए इंक्रीज बोन डेंसिटी इज नोटेड, and the distal part of the bone is expanded, diaphysis showing the ulnar mere deformity. So for this, I would like to, my differential includes three things for this Gaucher disease. But for this, I would like to see also the ultrasound for the abdomen or the CT for the splenomegaly. And the second, this same ulnar mere deformity is also noted in thalassemia. So for this, I will see the extramedullary hematopoiesis. So I would like to go for these X-ray of the skull to look for its manifestations, because it's a sclerotic bone. So my differentials, as it is a skeletal mature patient, so my differential includes for this thalassemia, sickle cell anemia, Gaucher disease, osteopetrosis, और बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक डिफरेंशियल दिए हैं। ऑस्टियोपेट्रोसिस में भी अर्लिन मेयर क्लास डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है, और गॉचर और थैलेसीमिया ये सारे हैं। अब आपने फर्दर स्केलेटल सर्वे करवा लें देखने के लिए कि कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं ब्लड में, मतलब जो टोटल प्रोफाइल है उसकी सीपी और वो सेल लाइंस देखने के लिए एनीमिक है या क्या है, उससे आइडिया हो जाएगा। और एमआर करवा सकते हैं टू लुक फॉर मैरो रिप्लेसमेंट, और बस इसमें डिफरेंशियल्स ही देने हैं, मेन यही है, थैलेसीमिया, गॉचर। ठीक है, ओके सर। मतलब जो जब रिप्लेसमेंट हो जाती है ना मैरो की, एंड स्टेज स्क्लेरोटिक ही होती है सबकी, तो ये जितने ब्लड डिसऑर्डर्स भी हैं और गॉचर्स में भी एंडोस्टेस्क्लेरोसिस हो जाती है। सही। हमारी पॉपुलेशन में बिल्कुल बात ठीक है, हमारी पॉपुलेशन में नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल्स में, इमेजिंग डिफरेंशियल्स में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो हम खुद ही उनको बता के डिफरेंशियल अपने एक्सक्लूड करते जाएंगे कि इसके लिए मैं ये करूँ, कल के लिए वो स्प्लीन उसमें इन्फाक्ट होगी, स्प्लीन सिकल में, गॉचर में स्प्लीनोमेगैली होगी, और या बच्चा है तो पिक्नोडिस्टोसिस है, कोई सेकेंडरी हाइपरपैथोडिज्म है तो रीनल ऑस्टियोपेथी, सब मैं खुद ही एक्सक्लूड करते जाऊंगी, खुद ही एक्सक्लूड करते जाना है। ठीक है, सही है।
So ankle joint including distal fibula and tibia and also carpals and metacarpals, in which I can appreciate there is a lytic lesion, lytic expansile lesion of distal tibia associated with soft tissue thickening, and the associated soft tissue is dense in its is dense. Mm. Other bones are unremarkable. Based on imaging findings and lytic lesion and associated soft tissue involvement, and also लेटरल भी है इसका, आप देखना चाहें तो। जी सर, अगर है तो प्लीज वो एक्सरे ankle joint of ankle joint lateral view, in which I can appreciate there is a lytic lesion of distal tibia and associated soft tissue thickening. It is not involving the joint. Joint space is preserved. Sir, there is no periosteal reaction. However, there is wide zone of transition. Sir, based on imaging findings, it is some malignant lesion, likely osteosarcoma. However, differentials include सर डिफरेंशियल्स में फिर गाउट इसमें, क्योंकि सर एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है, तो सर यही दो माइंड में आते हैं कि ऑस्टियोसार्कोमा और डीडी में गाउट इसका। अच्छा, इसमें ना अब मैं आपको उससे एक कह लें सिस्टमैटिक अप्रोच होती है बोन लियंस की ना, आपने भी और मतलब जो भी आगे भी केस अटेम्प्ट करेंगे उन सब के लिए बोन लियन में जो आपने पहले चीजें सारी की सारी ना सिस्टमेटिकली बताते रहना है। सबसे पहली बात, लियन क्या है, लिटिक है या स्क्लेरोटिक है, फिर उसकी लोकेशन मेटाफिजियल है, डायाफिजियल है, एपिफिजियल है, जो भी है उसकी। फिर तीसरी चीज आपने उसमें जोन ऑफ ट्रांजिशन बता देनी है। चौथी चीज उसके मार्जिन्स बताने हैं कि वो स्क्लेरोटिक हैं या नॉन स्क्लेरोटिक हैं। पांचवी चीज कॉर्टिकल डिसरप्शन बता देनी है। पेरियोस्टल रिएक्शन बता देना है, एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू बताना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जब आप बताते रहेंगे ना, उसको देख के लियन डिस्क्राइब करते हुए, तो आपके माइंड में खुद से डिफरेंशियल्स उसके तैयार होते जाएंगे। अब आप इस लियन को देखें ना अगर, तो ये वैसे बहुत अच्छा केस है, टिपिकल एग्जाम केस, इस तरह का केस बहुत आराम से आ सकता है। इसमें लियन के ना कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये भी लियन है सारी, ठीक है, और ये सारी भी लियन है। इसको लेटरल पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे आपको अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। और ये एक इसका बाहर जो लेटरल और एंटीरियर कॉर्टेक्स है वो सारा डिसरप्टेड है, ठीक है, ऐसे ही है। जी सर, डिसरप्टेड है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, तो इसका जोन ऑफ ट्रांजिशन बहुत नैरो है, साफ पता चल रहा है आपको एक मार्जिन इसका कि यहाँ पे खत्म हो रही है लियन। जी सर। लेकिन इस जगह पे अगर आप देखें तो इसका कॉर्टेक्स ही नहीं है, ठीक है। इस तरफ इधर भी अगर आप नीचे देखें ना, तो यहाँ तक इसका जोन ऑफ ट्रांजिशन आपको फील हो रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना सब आर्टिकुलर एक्सटेंड हो गई है लियन, और यहाँ पे कॉर्टेक्स इसका नहीं नजर आ रहा। फिर अगर आप देखें ना, तो इस लेटरल एस्पेक्ट पे कुछ पेरियोस्टल रिएक्शन भी अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि इस पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे भी होगा आपको थोड़ी मार्जिनल कॉर्टिकल इरेगुलरिटी है इसमें। अब लियन का जोन ऑफ ट्रांजिशन भी नैरो है, ठीक है,
सब आर्टिकुलर एक्सटेंशन भी है, लेकिन साथ में उसमें एग्रेसिव फीचर्स भी हैं, तो कुछ आता है माइंड में आपके? GCT सर। GCT कौन सा? GCT विद malignant ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, GCT विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये GCT विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, और अब आपने मस्ट हो गया है कि इसमें आगे वर्कअप कराना है। क्या 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 चीजें होनी चाहिए? सर एक तो MRI इसका होगा, ठीक हो गया, MRI हो जाएगा। और सर बायोप्सी इसकी सर वैसे बोन लीजन्स में कहते तो हैं बायोप्सी, लेकिन अगर MRI पे ये वैसे कंफर्म हो जाएगा, मेरा ख्याल है फिर बायोप्सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, MR हो गया, बायोप्सी भी हो गई, और सर सीटी चेस्ट या एक्सरे चेस्ट कराते हैं क्योंकि इसके मेट्स लंग में जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, CT या एक्सरे चेस्ट कराएं क्योंकि लंग्स में मेटास्टेसाइज करता है ठीक ये। है, ठीक। ठीक हो गया जी सर। सर जो हीमोफिलिक सूडो ट्यूमर्स होते हैं वो भी तो ऐसे प्रेजेंट नहीं करते। हीमोफिलिक सूडो ट्यूमर, अब इसमें ना देखें, इसमें आपको लियन जो है ना वो बोन के अंदर, हीमोफिलिक सूडो ट्यूमर बेसिकली क्या चीज होती है, वो ब्लीड का वो होता है जो सब पेरियोस्टियल होता है, ऐसे ही है ना? जी। ब्लीडिंग हो जाती है सब पेरियोस्टियल, तो वो बोन की रीमॉडलिंग करती है। ये देखें इसको अगर आप, तो ये बोन के अंदर तक इसने वो एक एक्सपेंसाइल लिटिक लियन है जो कि कॉर्टेक्स और मिडलरी कैविटी में भी है। कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये इसलिए आपको इसके पेरेंट्स देख के तो वो आपने डिसाइड करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसको इसेंट्रिक कहेंगे और सब आर्टिकुलर लोकेशन हाँ जी, एक्सेंट्रिक है, सब आर्टिकुलर है, स्केलेटन फ्यूज्ड है, तो GCT के सारे फीचर्स पूरे हो रहे हैं, साथ में ऊपर सुपर इम्पोज। हो रही है। हाँ जी, इंटरनल सेपरेशंस आर सो बबल अपीयरेंस। कुछ एज सच बहुत अच्छी अप्रिशिएट इस पे नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कुछ इसमें सेप्टम नजर आ रहे हैं, सेप्टम। जी सर, जूम करने पे आ रहे हैं नजर। जी जी में नजर आ रहे हैं। थैंक यू सर। सर टेलेजिस्लेटिक ओस्टियोसार्कोमा से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो डिफरेंशियल में रखना है आपने इसके। जी सर ABC भी रखेंगे डिफरेंशियल में? ABC एज सच इतना उसमें Mature मेलिग्नेंसी skeleton। का चांस नहीं होता। सही। इसका सर जो एक्सपेंसाइल लेटरल कंपोनेंट था वो नहीं पिक हुआ, वो लग रहा था जैसे सारा सॉफ्ट टिश्यू है। हाँ, ये देखे ना, मैंने इसलिए आपको कहा था कि इसका लेटरल भी देखें, क्योंकि ये कॉर्टेक्स इरोजन है इसकी सारी यहाँ पे भी ना। जी सर। और इसमें से अगर आप देखें ना तो ये यहाँ से कंटिन्यू कर जाता है इस तरीके से। जी सर बिल्कुल, वो सर एक जब आपने सब कोऑर्डिनेट टाइप को बना रहे। आइडिया हो गया था बाद में। ठीक है, ठीक हो गया सर। आके प्लेटरल दोबारा दिखा दें। नहीं सर, आपका अगला नेक्स्ट केस है। जी सर। X-ray bilateral hands AP views in which I can appreciate there are multiple bony outgrowths as well as some lesions within the medullary cavity of phalanges and metacarpals. Two bony outgrowths are noted, one at the first metacarpal, medial aspect, lateral aspect of first metacarpal, and the other at the fifth proximal phalanx. Other lesions are is centrally based. However, I cannot appreciate any ring or calcification or any soft tissue calcification based on imaging findings, sir. It can be multiple some multiple hereditary exostosis, and my differential includes multiple enchondromas, Ollier's disease. आपने पहले पे वो क्यों रखा है इसमें? सर इसमें
अच्छा पहले पे देखें, वो ना अगर आप इसको मल्टीपल हेरिडिटरी एग्जॉस्टोसिस बनाते हैं तो आपकी ये और ये लियन शायद एक्सप्लेन हो जाए, बाकी की हो जाएंगी जिस इसमें एक्सप्लेन। नहीं सर वो नहीं होंगी, बाकी नहीं होंगी इसमें। तो आपने बिल्कुल ठीक पहले चीजें बताई हैं और डिफरेंशियल में उल्टा कर दिया उसको। अच्छा ठीक। इसमें पहले पे क्या डिफरेंशियल जाएगा फिर? सर पहले पे फिर एंडोड्रामा वही में जाएगा ओलियस डिजीज, और डिफरेंशियल में चला जाएगा वो दूसरा जो है। बिल्कुल। अब ये है भी ओलियर्स डिजीज ना, इसमें ये सारे के सारे टिपिकल Multiple. एनकॉन्ड्रोमास हैं। अगर आप इसके और केसेस भी देखें ना ओलियर्स के, तो ये बोन्स इस तरह से डिफॉर्म हो जाती हैं कि वो इस तरह की अपीयरेंस, और भी मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हुआ था जब मैंने ये केस देखा था ना। तो लेकिन फिर मैंने बाकी इसको देखा, सर्च किया और वो सारा कुछ पढ़ा मैंने जब इसको तैयारी करते हुए एग्जाम की, तो ये इसी तरीके से आ जाती है नजर। अच्छा लाइक अच्छा एक्सपेंशन और उनकी जो वो हो जाती है ना सर रिमॉडलिंग बोन्स की जी क्रॉनिक। सर। तो ये भी बेसिकली इंटर्न मतलब अंदर मेडलरी कैविटी से राइज की हुई है लियन, और सारी बोन को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये उसी का एक कंपोनेंट है। तो ये ओलियर्स डिजीज है। मफूची सिंड्रोम क्या होता है? सर मफूसी में साथ वो आ जाएंगे सॉफ्ट टिश्यू हीमेंजियोमास या वो जो लिम्फेंजियोमास। वो कैसे नजर आएंगे आपको? सर वो इस पे जस्ट लाइक कैल्सिफिकेशन स्पेक्स नजर आएंगे छोटे 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 सॉफ्ट टिश्यू में। सॉफ्ट टिश्यूज में। अच्छा ठीक हो गया। ये बताएं कि इसमें अब क्या करना है, कुछ करना है इसमें? सर इसमें वो करते हैं इसमें सर मेरा ख्याल है मेडलंग डिफॉर्मिटी की एसोसिएशन है इसके साथ या नहीं, इसका कोई आगे वो है, कोई मैलिग्नेंट वो हो सकता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन? मफूसी में सर नहीं मैं सर नॉट श्योर या ओलियर्स में? सर ओलियर्स का है वो चूंकि उसमें इसका तो हमने ओलियर्स ही बनाया ना, सर मफूची तो नहीं बनाया ना इसका। सर नॉट श्योर मैलिग्नेंसी वाला ना माइंड में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट था लेकिन माइंड में नहीं आ रहा वो। ठीक है, कोई और बता दे। सर कॉन्ड्रोसार्कोमा में कंफर्म डिफरेंट। बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्ड्रोसार्कोमा में हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और इसमें आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि पेशेंट को आपने गाइड कर देना है। हमने तो मतलब नहीं करना, क्लिनिशियन ही करेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये पॉइंट एक है कि वो देखे कि किसी जगह का कोई ग्रोथ का पैटर्न तो नहीं इंक्रीज हो रहा, या वही साइज इंक्रीज हो रहा, या पेन हो रहा उसको, या जो भी है ना, तो वो फौरन फॉलो अप करवाए उसको और देखे, तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल आउट करने के लिए। और बाकी ये कि चांस इसमें कॉन्ड्रोसार्कोमा का होता है, इंक्रीज चांस। सर ये जो बोनी आउटग्रोथ्स हैं दो बोन्स की आ रही उनकी सर वो जस्ट लाइक ऑस्टियोकोंड्रोमा कॉर्टेक्स भी कंटिन्यू है और मेडुला भी कंटिन्यू है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि तो ये मुझे भी देखने में वो हुई जी थी सर ये पहले बड़ा वो कंफ्यूजन, डाउटफुल जी। लेकिन बाकी की सारी को देखे ना तो ये वो बनेंगी, मतलब बिल्कुल उसमें मेडलरी कैविटी के लिए। सर एक्चुअली ना मैं कंफ्यूज यहाँ से हुआ कि मे बी ये पेडुंकुलेटेड हों और वो जो बाकी हैं वो सेसाइल टाइप हों, उसकी जो दो टाइप्स होती हैं ना, तो मुझे अच्छा था कि अच्छा, शायद वो लेकिन ये देखे ना सेसाइल ये वाली जो है ये बिल्कुल उसके अंदर मेडुला कन्फाइंड है, बिल्कुल। ये भी। और वो एंडोकॉन्ड्रोमा विद ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा साथ नहीं हो सकते, मतलब किसी को अगर आ रहे हैं तो हम बोल दें नहीं, उन्होंने ठीक किया है ना, मतलब उन्होंने डिफरेंशियल वही तो आ रहे हैं तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास भी पुट किए हैं, वो भी हाँ मतलब वही तो ठीक है। सही। ठीक है सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि इसमें सेकंड और थर्ड डिजिट में जो है मिडिल फेलेंक्स में थोड़ा लग रहा है कि सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन है रेडियल साइड पे, तो फिर ये ब्राउन इसके डिफरेंसेस में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म विद ब्राउन ट्यूमर्स रख सकते हैं? अच्छा, इसमें ना सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन बेसिकली एज सच वो ना बहुत मिडिल सारे लोगों फेलेंक्स में कंफ्यूज करती होती है कि है या नहीं। उसके जो मार्जिन होते हैं ना वो बड़े रगिड से होते हैं, बोन बहुत इरेगुलर। मगर ये वही लग रहे दूसरा हैं पॉइंट दोनों साइड पे इस तरह से लग रहे हैं। दूसरा मैं यही पॉइंट आपको बताने लगा था, बोन डेंसिटी देखें बहुत अच्छी प्रिजर्व्ड है इसकी पेशेंट की। प्लस उसके साथ एक्रोस्टोलाइसिस भी होता है ना। हाँ, एक्रोस्टियोलाइसिस मतलब कोई और सपोर्टिंग फीचर नहीं। तीसरी चीज, ब्राउन ट्यूमर को कभी भी कहीं बोलना है ना तो एक बात याद रखनी है, मार्जिन उसका कभी स्क्लेरोटिक नहीं होगा। ठीक है। इसमें से कुछ लियंस के आपको मार्जिन नजर आ रहे हैं स्क्लेरोटिक काफी हद तक, ठीक है ना।
पार्टली हाँ स्क्लेरोटिक है, पूरे तो नहीं है मगर कुछ है। पूरे नहीं है लेकिन है स्क्लेरोटिक मार्जिन। एग्रीड। ओके नेक्स्ट डॉक्टर अंबर मैडम, 2 केसेस आपके। Yes, sir. I'm provided with X-ray abdomen frontal section of an adult patient in which I can appreciate there is marked soft tissue haze involving the whole of the right thorax and abdominal cavity, displacing major organs and आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, सॉरी मैडम। respiratory. I'm provided with X-ray chest and abdominal frontal projection of a skeletally mature patient in which I can appreciate soft tissue haze predominantly involving the right half of the thoracic cavity and abdomen, displacing the major visceral organs towards the contralateral side, and there is marked mediastinal shift. I cannot appreciate the posterior fourth rib throughout the costochondral junction till its end. Probably there is destruction, and however contralateral lung appears unremarkable. Next, my differential include primary pathology, primary bone tumor. Differential would include Ewing sarcoma and osteosarcoma. Next, I would like to do MRI for further evaluation. आपने क्या बताया, रिप एप्रिशिएट नहीं हो रही? सर ये posterior fourth rib costochondral junction से आगे नहीं appreciate हो रही राइट साइड पे, ये ऊपर ये दरमियान में सर ये बहुत थिन्ड आउट है और इसके अंदर का कॉर्टेक्स सारा खराब है, एक्सपांडेड भी है। यही पॉइंट मैं मतलब आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि रिब है लेकिन सारी की सारी इन्वॉल्व है। जी थिन्ड आउट है और सारी की सारी खराब है। बिल्कुल, और वही माउथ एटन टाइप अपीयरेंस है इसकी पूरी रिब की ना, और सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, सारा सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है। और एज ग्रुप क्या है इस पेशेंट का? सर पीडियाट्रिक एज ग्रुप लगता है ज्यादा देखने में। बिल्कुल ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही डिफरेंशियल दिया। सबसे पहला ईविंग सार्कोमा और दूसरे पे आपने ऑस्टियोसार्कोमा दिया, वो भी ठीक डिफरेंशियल है, एग्रेसिव में ऐड कर सकते हैं। एक इसी फैमिली का और ट्यूमर होता है, उसका नाम कुछ आइडिया है? सर इस टाइम इसी एज ग्रुप में और इसी फैमिली का है ईविंग्स की। सर नहीं यार, एस्किन ट्यूमर। एस्किन ट्यूमर ये बायोप्सी प्रूवन एस्किन ट्यूमर का केस है, ठीक है। इसमें वो स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर, बिल्कुल ईविंग्स की फैमिली, बल्कि कुछ मतलब लिटरेचर में कहीं कहीं इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। तो आपने नेक्स्ट चीजें जरूर बतानी है कि इसका सीटी होना चाहिए, उसमें देखना है सॉफ्ट टिश्यू, फिर इसकी बायोप्सी होनी चाहिए, बाकी की मतलब इमेजिंग करेंगे आप, इसके मेट्स होते हैं, एग्रेसिव लीजन होती है, तो वो सारा कुछ जरूर बताना है। कॉन्ट्रालेटरल लंग्स में देखेंगे मेट्स तो नहीं गए हुए, कुछ इस पे ऑब्वियस तो नहीं है, लेकिन सीटी, बायोप्सी और ये चीजें जरूर बोलनी है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ना एग्जाम में केस आया था, ऐसी रिब की ही प्राइमरी लीजन थी और साथ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट था। मैडम आस्क्ड मी कि आप पेंसिल पकड़े एंड मार्क इट आउट, ईदर इट्स यूविंग और इट्स ऑस्टियोसार्कोमा। सर ये कैसे बता सकते हैं? मैंने उनको कहा मैडम ये तो कुछ चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं, लाइक वो दोनों में सकती हैं लेकिन फेवर करती हैं, कुछ ऑस्टियोसार्कोमा को, कुछ ईविंग सार्कोमा को। ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है, ठीक है। उसमें बिल्कुल लिटिक एक्सपेंसाइल लीजन का चांस कम होता है, अक्सर औकात उसमें मैट्रिक्स कैल्सिफिकेशंस होती हैं, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है उसका, और वो थोड़ी इस तरह की अपीयरेंस होती है। ये देखें, ये पूरी की पूरी ना माउथ हिटन अपीयरेंस है, ठीक है, और इसमें कोई कैल्सिफाइड मैट्रिक्स नहीं नजर आ रहा। दूसरा, इसका सॉफ्ट टिश्यू बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल जहां से इसका ओरिजिन है उस कंपोनेंट के। जी सर, कि ये चीजें जो है ना, ये कुछ ईविंग्स को फेवर करती हैं। एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट प्लस प्योरली लिटिक लीजन, कोई मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन नहीं है, तो इन पॉइंट्स पे आप वो इसको ईविंग्स और वो
टॉप पे रख के ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोमिलाइटिस तो खैर इतने बड़े सॉफ्ट टिश्यू के साथ तो नाम बोलें तो बेहतर है। जी सर। ईविंग्स और ऑस्टियोसार्कोमा या एस्किन और ईविंग्स इनको आप टॉप पे रखेंगे इन पॉइंट्स की बेसिस पे, और ऑस्टियोसार्कोमा को बाद में रखेंगे। थैंक यू सर। सर अगर ये केस अभी तो हम बोन ट्यूमर कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने इसको प्राइमरी बोन ट्यूमर बना दिया, वैसे लगा हुआ होता कि तो फिर हम इसको इस तरह भी ले सकते थे कि ये राइट ओपेक हेमीथोरेक्स है, तो अब राइट ओपेक हेमीथोरेक्स क्यों है विद मिडियास्टल शिफ्टिंग है, तो हम प्लूरल फ्यूजन करके मैलिग्नेंसी कर सकते थे। नहीं और नहीं नहीं उसका मैट नहीं ला सकते। टेस्ट का स्टेशन मैडम, नहीं है ना, एमएसके का स्टेशन है। उसमें अगर यही पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना जब आपको इतनी बड़ी रिब की लीजन दिखा दी है। ठीक है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कौन सी मैलिग्नेंसी होगी जो रिब में मेट्स देगी? हाँ। वो चांस है ना। नहीं, अगर ये जैसे कोई अडल्ट का होता तो एडल्ट के अंदर आप कर सकते हैं, उसमें तो फिर देखें सीए ब्रेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, उसके साथ हाँ, बहुत मैं बड़ी यही पूछ मैलिग्नेंट रही थी, प्लूरल हम एफिलियन है। उससे उस तरफ जा सकते लेकिन थे। ये देखें, कॉर्नर ऑफ द फिल्म देख के ना आपने ये अंदाजा ठीक है, जरूर सही। लगाना है एज ग्रुप का। ये मैंने स्टार्ट में भी बिल्कुल यही बात की थी ठीक, कि एज ग्रुप की बेस पे डिफरेंशियल्स बनाने हैं। सही, ठीक है, थैंक यू सर। आपका दूसरा केस है I am provided with lateral views both knee joints, in which I can appreciate there is a well-defined lesion involving the right diaphysis, distal end of the femur on the right side. And सर ये दोनों टांगों का ही दिखाया हुआ है ना? जी, इसका एपी व्यू भी है, अगर आपको चाहिए हो तो वो भी दे दूंगा। ठीक है सर। एंड लेफ्ट में it involves the metaphysis. Both appears well defined. No adjacent cortical bone disruption, soft tissue component, matrix mineralization, or differential density appreciated within these lesions. I cannot appreciate any abnormality within the visualized soft tissue. However, the right lesion appears mildly concerning with dissociated soft tissue muscle fat planes displacement. I would like to see the AP view or any other next imaging available. Okay, I'm provided with the frontal projection of both knee joints, in which I can appreciate well-defined sclerotic lesion within the distal diaphysis of the right femur. Rest of the bones appear unremarkable. Findings आपको are क्या बताया डिस्टल डायफिसिस में है अभी, हालांकि लेटरल में आपने देखा है कि ये ओवरलैप है। जी सर। तो डायफिसिस में तो नहीं है, ये तो बाहर है ना। सर तो ये कॉर्टिकल बनेगा। ठीक है, वो आप वो वाली बात तो चलें, आप अपना डिफरेंशियल बनाएंगी ना, लेकिन ये है कि लेटरल पहले दिखाने का रीजन यही था कि इसमें अगर आप देखें ना तो ये बोन के बाहर आएगा, मतलब बाहर एटलीस्ट प्रोजेक्ट करता हुआ तो नजर आ रहा है ना आपको। जी सर। दूसरा, अब आपने आगे चीजें देख के इसको बताना है कि ये कॉर्टेक्स क्या है, क्या चीज है। So this could be healed fibrous cortical defect or non-ossifying fibroma. आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, किसी की समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर अंबर, ये सर आवाज नहीं सर, मेरे माइक से नहीं है। नहीं, आपके माइक में है डॉक्टर। ये डॉक्टर उम्मे फहम मैडम, डॉक्टर उम्मे फहम प्लीज अपना माइक बंद करें। जी सर। Sir, differential would include healed fibrous cortical defect. Other cortical defect कैसा नजर आता है?
सर वो भी स्क्लीरोस्ट हो जाता है। वो नॉर्मल Cortex- बोन बन जाती है उसकी जगह। हाँ जी, कॉर्टेक्स के साथ वो साथ। इससे ज्यादा नहीं वो होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल बोन, मतलब वो गायब हो जाएगा। सर बोनी आइलैंड भी नहीं लगता। देखिए, मैं जो पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, ये सर है तो लेटरल, बिनाइन। नहीं नहीं, ये चीज बोन के अंदर है या बाहर है या क्या है? सर बोन के अंदर है। बोन के अंदर तो नहीं है। अगर बोन के अंदर होती तो ये यहाँ क्यों आ रही होती? सर ये प्रोजेक्ट तो कर रही है लेकिन मार्जिन इसके ये थोड़ा अंदर भी नहीं जा हाँ, रहे अब कॉर्टेक्स से। यही बात, ये पहली बात। अब आपने प्रोजेक्शन देखी ना, अब आप मुझे बताएं कि कॉर्टेक्स कैसा लग रहा है आपको? कॉर्टेक्स ठीक लग रहा है पीछे। तो फिर ये हो सकता है ऐसे कि लियन बोन के अंदर से बाहर आ गई और कॉर्टेक्स ठीक रह गया उसका? नहीं। यही पॉइंट्स हैं, यही मतलब आपने वो देखनी है ना, इस केस में बतानी है। तो इसमें एपी पे मान लिया हमने कि हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब इसमें चूंकि पता चल गया कि इसका एक एंड बाहर आ रहा है, तो हमने फिर इसमें कॉर्टेक्स देखना है। अब आप कॉर्टेक्स की कंटिन्यूटी देखें, सब कुछ देखें, और फिर मुझे बताएं कि ये अंदर से बाहर आ रही है चीज। सर यानी फिर हम इसको वो बनाएंगे सिसाइल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। फिसाइल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता तो ये वाला मार्जिन नजर आ रहा होता कॉर्टेक्स का। वो तो ये एंड इसके साथ होता है, ये एंड इसके साथ कंटिन्यूस होता, बीच में से वो नहीं होनी चाहिए थी चीज। जी ये भी सही इसके है। थ्रू आपको कॉर्टेक्स नजर आ पूरा रहा है ना? नजर आ रहा है जी सर। चलिए मैं आपको खुद बता देता हूँ कि ये चीज बोन से बाहर है, बोन के बिल्कुल साथ पड़ी हुई है। तो कैल्सिफिक्स पैक है। चलें, ठीक हो गया। एक आपने बात ठीक की कि ये एक फोकस ऑफ कैल्सिफिकेशन है, बिल्कुल एडजेसेंट टू बोन। इसके डिफरेंशियल्स बताएं। सर अगर तो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो तो वो हो सकती है, यही मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो सकता है, कोई पुराना वो मसल में नहीं, ट्रॉमा हुआ हो उसके सेकेंडरी वो बन गया हो कैल्सिफाइड हीमाटोमा, बिल्कुल ठीक है, हो सकता या है, कोई कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ना आपने कुछ ये 4 से 5 डिफरेंशियल है, इनके रट्टे लगा के अगर ऐसा कोई केस आए ना तो उसमें बोल देने। सॉफ्ट टिश्यू में सर है ये कैलकुला है शायद। सॉरी सर सॉफ्ट टिश्यू में सर ये वो सर बोल दें अभी या कैंडिडेट को बोलने दें? नहीं नहीं, बोल दें, बोल दें। सर विनस मेलफॉर्मेशन का तो नहीं है सॉफ्ट टिश्यू में कोई जो कैलकुलस आ रहा है फ्लैपोलिथ? कुछ चीजें वही बता रहा हूँ, ये 5-4 सर चीजें ये ये वो आपने ना, पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा और पेरियोस्टियल बिल्कुल ऑस्टियोसार्कोमा। पारोस्टियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब इस तरह का लियन आए ना, आपने जो डिफरेंशियल्स देने हैं, पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, कैल्सिफाइड हीमाटोमा, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड, फ्लेबोलिथ, जो इसके किसी के साथ, लेकिन ये बहुत डेंस, बहुत बड़ा कैल्सिफाइड फोकस है ना, ठीक है। और पांचवी चीज होती है वर्म इन्फेस्टेशन। कौन सा वर्म है जो सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफाइड करता है? सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसार्कोसिस। नहीं, आर्मीलिफर सर, टीनिया, टीनिया आर्मीलिफर। मेरे ख्याल में टीनिया टीनिया वर्म होता है, टीनिया टीनिया ट्रेक्यूलर। टीनिया सोलियम। नहीं नहीं, गिनिया वर्म, GUINEA। ये बेसिकली वर्म इन्फेस्टेशन का ही केस है। सर सिस्टिसार्कोसिस में भी होती है हाँ जी वो गिनिया की वजह से। कैल्सिफिकेशन। मेरे ख्याल में वो सॉफ्ट वर्म नहीं है। सिस्टिक में ब्रेन में होती है। सर नहीं सॉफ्ट टिश्यू में भी होती है राइस बॉडीज की तरह। अच्छा, ठीक हो गया, फिर वो बिल्कुल होंगी। ये वैसे नॉन केस है वर्म इन्फेस्टेशन का, ठीक है। और इन्होंने जो मतलब इसमें वो लिखा हुआ था ना करके फाइनल, वो लिखा हुआ था ड्रेकंकुलस वर्म, लेकिन इसमें हमने डिफरेंशियल्स पुट करने होते हैं। इस तरह की जो भी हो, ये आपने डायरेक्ट देख के तो कोई भी इसको नहीं कह सकता कि ये वर्म इन्फेस्टेशन है। पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, कैल्सिफाइड हीमाटोमा, कैल्सिफाइड लिम्फ नोड, फ्लेबोलिथ, और ये 4-5 चीजें बता देनी है इसको दिखाने। जी जी, इतनी बेनाइनिटी और बगैर किसी सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट के हम इसको पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा में क्यों डाल दें? डिफरेंशियल्स डाल रहे हैं ना अभी तो सिर्फ। ठीक है। पहले मैं वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्री कर रहा हूँ कि इसमें बिनाइन चीज को ऊपर रखी। ये सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ कि ये चीजें इसके डिफरेंशियल में ऐड होती हैं। तो उसमें लिखा था कि पारोस्टियल के अंदर ना
एक लूसेंट लाइन नजर आएगी उस लीजन और बोनी कॉर्टेक्स के बीच में। बिल्कुल नजर आएगी। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरह की है कि आपको ये बिल्कुल उससे सेपरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एग्जाम में जा चुका है। ये हमारी वो थी एग्जामिनर थी मैम एचओडी, उनका केस है ये, तो ये एग्जाम में गए हुए हैं मोस्टली केसेस, तो वो जाहिर है फिर इस पे कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, कुछ बनाना भी है इसको। तो उस पे डिफरेंशियल्स ही चलाने होते हैं, और जो इसका टिश्यू डायग्नोसिस है वो वर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ हम डिफरेंशियल देंगे, सही है, डिफरेंशियल्स देंगे। हाँ, इधर देखिए ना, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने डिफरेंशिएट किया कि ये बोन से है या बोन के बाहर से। वो इसमें ओवरलैप के साथ भी जब आपको कॉर्टिकल मार्जिन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और कोई एज सच बोन की एबनॉर्मैलिटी नहीं है, तो आपने इसको बाहर को करना है, ये बोन के बाहर लग रहा है। I'm provided with the MRI MRI brain, axial and coronal slices, where I can appreciate an altered signal intensity heterogeneous area involving the right right internal arising from the right internal auditory meatus and extending into the causing mass effect on the midbrain and also extending into the right cerebellar peduncle, cerebellar hemisphere. राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर के अंदर एक्सटेंशन है। यस सर। अगर राइट सेरिबेलर के अंदर एक्सटेंशन है तो क्या होना चाहिए सेरिबेलम में जो नहीं है? ब्रेन में ली तो कोई ब्रेन मैटर में तो क्या होता है उसके आसपास? एडिमा नहीं है, नहीं सर। के अंदर एक्सटेंशन, कंप्रेशन हो सकती है, एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है सर। सीपी एंगल का सर, राइट सीपी एंगल का मैस है। चलें आप इसको डिस्क्राइब करें, फिर आगे चलते हैं इसको ले। सर और फर्दर इसके कॉर्डिनल पे भी नहीं सिग्नल्स किस तरह के हैं इसके, कैसे कैसे हैं? T1 T2 वो सारा कुछ जो है। जी सर। T2 पे हाइपर है और T1 पे हाइपो है। T1 पे हाइपो सिग्नल्स हैं, T2 पे हाइपर इंटेंस हैं। एंड सर पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस नहीं है सर के हैं। ठीक है सर, हेट्रोजेनस पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट है। ठीक है, फ्लेयर पे भी हाइपर है, एक्सट्रीमली हाइपर है T2 और फ्लेयर पे। ठीक है सर। Sir, on sagittal images, I can appreciate सर लोकेशन नहीं पता चल रही इसकी लियन की। देखें अब तो बहुत अच्छी पता चल रही है लोकेशन। पहले उस पे क्लाइवस से राइज कर रहा है सर। कहाँ से? क्लाइवस से। अच्छा ठीक है, क्लाइवस से राइज कर रहा है। जी सर। नॉइड। तो फिर
और एक्सटेंशन भी है वर्टिब्रल बॉडी में भी लग रही है सर, फर्स्ट वर्टिब्रल बॉडी में सर। कॉर्डोमा मोस्ट लाइकली लग रहा है। ठीक हो गया। इसमें इतना आपने वो क्यों कहा है इसको डरते डरते कॉर्डोमा? ये तो बहुत टिपिकल हो गया ना अब। जी सर। इसमें देखें उस पे बताना वाकई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही बात है जो मैंने आपको पॉइंट उसके साथ ही बता दिया कि आपने देखा कि एक लियन राइज कर रही है क्लाइवल वाले रीजन से, स्फीनॉइड बोन से, ठीक है। जी सर। इसकी राइट वर्ड एक्सटेंशन है, उसने आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस किया, लेकिन कोई इंट्रा क्रेनियल एक्सटेंशन नहीं है ताकि आप उसको इंट्रा क्रेनियल चीज ना बनाएं, ठीक है। एक्सट्रीमली हाइपर इंटेंस है T2 पे, एक्सट्रीमली हाइपर इंटेंस है फ्लेयर पे, हेट्रोजेनस पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट दे रही है, हाइपो इंटेंस है T1 पे। जब मैंने आपको सैजिटल दिखाया इसका, उस पे तो ये क्लियर हो गया ना कि ये बिल्कुल क्लाइवल रीजन से इसमें ये वो कर रही है राइज। सिग्नल्स आप पहले ही बता चुके हैं इसके, ठीक है। अब आपने देखनी है एज लाजमी देखनी होती है, 25 इयर्स एज है इसकी। इस लियन के डिफरेंशियल्स में 3 चीजें आ सकती हैं टोटल, क्लाइवल कॉर्डोमा, मैट्स, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। इसकी एज नहीं है कॉन्ड्रोसार्कोमा की। इसकी जो बाकी 2 डिफरेंशियल्स बचेंगे वो हैं कॉर्डोमा और मैट्स। उसमें से भी क्योंकि ये बहुत टिपिकली सिग्नल्स भी कॉर्डोमा के फॉलो कर रहा है और एज सच एज भी वो कर रही है, और 25 साल में मेल पेशेंट में मैट्स थोड़े कम लाइकली हैं, लेकिन हो सकते हैं। आजकल तो यंग एज में ट्यूमर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसमें ये डिफरेंशियल्स 2 बच जाते हैं, क्लाइवल कॉर्डोमा और मैट्स। उसमें से भी टॉप पे बचते हैं, मतलब आपने क्लाइवल कॉर्डोमा को रखना है, और बाकी इसका भी वही कि टिश्यू डायग्नोसिस ले लें और बाकी के बोन्स देख लें, बोन स्कैन करा के कोई मैट्स वगैरह देख लें, ये सारा कुछ बताना है आपने। एक्सटेंशंस बता देनी है, कंप्रेशन इफेक्ट बताना है मेन, इस लेवल पे ये पीछे कंप्रेशन कॉज कर रहा है ब्रेन स्टेम पे भी, आसपास वाले सेरिबेलर हेमिस्फीयर पे भी, तो ये बेसिकली दिस इज कॉर्डोमा। सर इसको इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन कहेंगे ना? हाँ जी, एक्स्ट्रा एक्सियल इंट्रा और इंट्राक्रेनियल। हाँ, इंट्राक्रेनियल बिल्कुल स्कल के अंदर है, तो इंट्राक्रेनियल तो ये है। जी जी ठीक है सर। सर ये वाली जो स्लाइड है, ये जो भी आपने शो की हुई है, इसमें T1 T2 फ्लेयर पोस्ट कंट्रास्ट, इसके कोई हिंट्स बता दें अगर। मैं बता देता हूँ आपको। पहली जो स्लाइड है ना, ये वाली, इसमें आपको 4th वेंट्रिकल और ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं जो कि हाइपर इंटेंस हैं, ठीक है। ये 4th वेंट्रिकल है, ये ऑर्बिट है, विट्रियस आपको वाइट आ रहा है, 4th वेंट्रिकल में फ्लूइड भी वाइट आ रहा है, सिस्टर्न्स में फ्लूइड भी वाइट आ रहा है, तो ये बेसिकली T2 है। उसके बाद अब आप इस पे आएंगे, ये जो है इसमें 4th वेंट्रिकल के अंदर CSF ब्लैक हो गया, और फिर अब आप ब्रेन मैटर जो थोड़ा बहुत शो हुआ है और सेरिबेलम उस पे देखेंगे तो ग्रे मैटर ग्रे और वाइट ही आ रहा है, तो ये T1 है, ठीक है। इसमें पीछे अगर आप देखें तो वीनस साइनसिस में कोई कंट्रास्ट नहीं है, ये वीनस साइनसिस में कंट्रास्ट आ गया है इसमें, और वेसल्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो T1 पोस्ट कंट्रास्ट है। और लास्ट कोरोनल में तो वैसे ही अगर ब्रेन मैटर को देखें तो हाइपर इंटेंस है, ग्रे मैटर जो है वो मतलब हाइपर है, व्हाइट मैटर हाइपो है, और साथ में CSF ब्लैक है, तो ये फ्लेयर समझ आ रही है इस पे। सर कंट्रास्ट वाला इमेज दोबारा बताइएगा, वो नहीं पता चला। कंट्रास्ट है 3rd रो जो है ना, इसमें देखिए पीछे पैरानेजल साइनसिस, सॉरी पैरानेजल कह रहा हूं, ड्यूरल वीनस साइनसिस में कंट्रास्ट आ रहा है, और ये आसपास ये वेसल्स एनहांस करती हुई। आपको मैं बताता हूँ, इसको ऊपर वाले से इन 2 इमेजेस को कंपेयर करें एक दूसरे से, तो आपको वेस्कुलैरिटी नजर आ जाएगी। इसका सेरिबेलम देखें, पेरिफेरी देखें सारी, और इसका देखें, पता चल रहा है ना फर्क? जी सर ठीक हो गया। और बाकी देखें, इसमें विट्रियस ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, तो ये वो है, दोनों ही T1 है, ये T1 प्लेन है, ये T1 पोस्ट कंट्रास्ट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों को एग्जाम में मुश्किल होती है, जो कि सबको ही होती है, मुझे भी बहुत होती थी, कि इमेजेस किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं। ब्रेन में फिर भी समझ आ जाते हैं, MSK वगैरह में नहीं समझ आते, तो आपने TR वैल्यू देखनी होती है। TR जो T2 और फ्लेयर है ना, उनके TRs जो हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, 4000 5000, जैसे 4326 ये TR वैल्यू इसकी आ रही है।
और जो T1 होता है ना वो 1000 से नीचे नीचे होता है, 500, 600, 400 की रेंज में होता है। तो ये जिंदगी आसान हो जाती है, ये पॉइंट आप फॉलो करें, वहां पे देखें इमेज में थाउजेंड्स में होते हैं T2 और फ्लेयर के। I'm provided with so ये X-ray सर बड़ा हाई रेजोल्यूशन लग रहा है ये सर। X-ray ही है। I'm provided with the X-ray of right hemipelvis and right thigh. Here I can appreciate the mid diaphyseal fracture with bowing of the right femur, and I can also appreciate the distal metaphyseal flaring or expansion, depicting the Annelmere flask deformity, and I can also appreciate the exuberant callus formation in the fracture site. Okay. And some soft tissue density is also appreciated in the medial thigh, proximal medial thigh. And pelvis, visualized part of the pelvis is appearing unremarkable. This is immature skeleton. Based on these findings, my differential would be, and bone density is increased. I would put osteopetrosis as my first differential, marble bone disease. बिल्कुल ठीक हो। और yes. जी मैंने कब बताएं? Or it could be Gaucher disease or Niemann-Pick or thalassemia, hemoglobinopathies. बिल्कुल ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल ठीक डिफरेंशियल दिए। ये केस भी ऑस्टियोपेट्रोसिस का है और आगे डिफरेंशियल्स में भी यही जो चीजें बोन डेंसिटी इंक्रीज करा सकती हैं वो आपने डिफरेंशियल में डालनी होती हैं। पहले पे ऑस्टियोपेट्रोसिस ही है क्योंकि इसमें फ्रैक्चर भी दिखा दिया है, एक्सुबरेंट कैलस भी दिखा दिया है। एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन की जो कॉजेज हैं वो अगर आपको डिफरेंशियल आते होंगे माइंड में, फिर आप उनसे आगे चलेंगे कि उनमें से अब किस किस में बोन डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन है, कुछ ही मुझे याद है अभी, जैसे ऑस्टियोपेट्रोसिस है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में होती है, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स में होती है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में होती है, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो ले रहे होते हैं कशिंग सिंड्रोम वाले, इन सब में एक्सुबरेंट कैलस होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि एक्सुबरेंट कैलस है, फ्रैक्चर है, साथ में बोन डेंसिटी इंक्रीज्ड है, तो इस सारी लिस्ट में से बचे ऑस्टियोपेट्रोसिस और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो वो दोनों इसमें आ सकते हैं क्योंकि एंड स्टेज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में भी स्क्लेरोसिस ही हो जाता है। स्टार्ट में बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है उसमें ऑस्टियोमलेशिया टाइप, लेकिन एंड पे स्क्लेरोटिक बोन्स होती हैं, खास तौर पे सेकेंडरी में ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। बाकी इसमें साथ में ऐड करनी है हीमोग्लोबिनोपैथीज और ये सारी जो होती हैं सिकल सेल और वो जो बोन डेंसिटी इंक्रीज करवा सकती हैं। ठीक है सर, इसमें जो फीमोरल नेक के नीचे की तरफ जो एक सॉफ्ट टिश्यू आ रहा है सारा, ये सर कुछ ये वो है आर्टिफैक्ट है। ओके सर, ठीक है। इसमें व्हाट नेक्स्ट में स्केलेटल सर्वे होगा ऑस्टियोपेट्रोसिस में? सर्वे वही सारी हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल और हिस्ट्री और इस तरह की सारी चीजें। जी सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा मुश्किल है ये केस। नेक्स्ट किसकी बारी है? डॉक्टर नईम। डॉक्टर नईम शायद डिस्कनेक्ट हो गए आई थिंक। सर मैं आ सकती कोई भी ले लें। जी सर, आई एम प्रोवाइडेड विद एक्स-रे skull and face frontal projection. Yeah, I can appreciate that in the right maxillary cavity, I can appreciate that there is
hyperlucent area is appreciated with expansile with hyperlucent area है with the erosion of the maxillary bone and ठीक है यहाँ पे सर इस साइड पर सर मैक्सिलरी बोन की इरोजन लग रही है सारी on this नहीं side. erosion इसमें नहीं है, ये नॉर्मल मैक्सिलरी साइनस है, थोड़ा सा वो है एसिमेट्रिकल है। Asymmetrical है ओके अच्छा आपको हिंट देता हूँ, ये वैसे थोड़ा पिक करते हुए मुश्किल हो जाता है, लेकिन एग्जाम केस है, एग्जाम में लग भी सकता है और इस तरह की चीजें आती होती हैं। बाकी के साइनसेस देखें आप, मैक्सिलरी को छोड़ें। ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको लग इसलिए रहा है कि शायद जहां तक मुझे याद है ना, शायद ये पेशेंट ट्रॉमा के साथ प्रेजेंट किया था और ये थोड़ा शायद आई थिंक रेमस का इसका फ्रैक्चर था, ये यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है अप्रिशिएट ना। जी सर यहाँ पर ही मतलब थोड़ा मुझे इरोजन लग रही थी साथ हाँ मैंडिबल के ये ना वो बेसिकली है ट्रॉमा के साथ प्रेजेंट किया हुआ, आप इसके बाकी के साइनसेस देखें। ओके सर राइट फ्रंटल साइनस इज नॉर्मल है और लेफ्ट फ्रंटल साइनस जो है वो पैसिफाइड है, वो नजर नहीं आ रही ठीक। बाकी एथमॉइड साइनसेस जो है नॉर्मल हैं दोनों। लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस ठीक है ओके। चलिए आपने खुद भी बता ही दिया है, आपको क्या अभी पता चला कि लेफ्ट मैक्सिलरी लेफ्ट साइनस फ्रंटल हाँ जी वो पैसिफाइड है। अब दोबारा देखें गौर से। सर ये लेफ्ट मैक्सिलरी साइनस है, लेफ्ट फ्रंटल साइनस पैसिफाइड आ रही है। बात कर रही है ना जी जी लेफ्ट फ्रंटल की बात करिए। लेफ्ट फ्रंटल साइनस जो है दैट इज opacified and is not visualized properly, and here a bony density I think is appreciated ठीक है within the frontal sinus. So my differential for this include okay sir next दिखा दिया lateral projection है और of these इसमें अच्छा नहीं आइडिया हो रहा, आप डिफरेंशियल्स पुट करें। ओके सर बोनी डेंसिटी आ रही थी तो उसके अंदर फिर सर ओस्टियोमा आ जाता है, ओस्टियोमा और कैल्सिफाइड म्यूकोसील हो सकती है और फैट डेंसिटी। अच्छा इसमें सर आपने सीटी स्कैन प्रोवाइड किया है फॉर द फ्रंटल साइनस, बोन विंडो एंड सॉफ्ट टिश्यू विंडो, और इसमें कैल्सिफिक डेंसिटी लीजन है इन द लेफ्ट फ्रंटल साइनस and no associated soft tissue appreciated, no fat density appreciated. So my provisional diagnosis is osteoma and ये है आइवरी ओस्टियोमा है, ये फ्रंटल साइनस। osteoma जी सर। जब भी आपको स्कल के एक्सरेज लगें लाजमी देखें साइनसेस सारे वो करने के लिए। सर ये इसका मैंडिबल भी देखें सर, लेफ्ट साइड ऑफ मैंडिबल फ्रंटल प्रोजेक्शन में ये देखें, ये लूसेंसी इसकी बात कर रही है। नहीं मैंडिबल को देखें आप, लेफ्ट में ये इस तरफ ये जो लूसेंसी नीचे आ रही है मैंडिबल के, ये जो आ रही है लूसेंसी, ये पूरी इधर ये सब नहीं, ये उसकी बोन डेंसिटी इस तरह की है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा लियन नहीं है कोई। इस तरफ भी देखें ना तो ये ऐसे ही है। Provide with the X-ray frontal and lateral projection of the right knee joint, including distal femur and proximal tibia fibula. Here I can appreciate that serpiginous sclerotic plaque-like lesion is appreciated in the medullary cavity of the distal femoral diaphysis and metaphysis. No, it has a narrow zone of transition, no periosteal direction, cortical disruption or associated soft tissue mass is appreciated, and
knee joint appears unremarkable. However, a small calcific density is appreciated in the on the posterior aspect of the lateral femur, which can be fibula, and the lesion in the medullary cavity, and the differential for the medullary cavity lesion of the distal femur are bone infarct ही है. इसके ना मुझे 2 ही डिफरेंशियल देने हैं आपने बस. सर बोन इन्फार्क्ट ही आ रहा है मेरे माइंड में, तो एक ही आ रहा है. बोन इन्फार्क्ट का ही दूसरा डिफरेंशियल होता है जो उसके साथ हमेशा रखना होता है. जी सर, बिल्कुल अभी माइंड से निकल गया. एनकोंड्रोमा. एनकोंड्रोमा. अब जब इस तरह का केस आ जाएगा ना तो कैसेट चलानी है. बोन इन्फार्क्ट खुद ही तो नहीं हो गया ना, किसी रीजन से हुआ है. जी सर, बोन इन्फार्क्ट. सो फर्दर आई वुड लाइक टू I would ask the history of the patient if there's any history of hemoglobinopathy. For that, I can do the skeletal survey to see the extramedullary hematopoiesis or the further X-rays of the जो है ना वो skeletal survey to see sickle cell disease. हाँ बिल्कुल ठीक बात है. सारी जो कॉजेज माइंड में हो ना वो आपने फर बताते जाना है. ये हीमोग्लोबिनोपैथीज के साथ हो सकता है, ट्रॉमा के साथ हो सकता है, जॉइंट के साथ हो सकता है. सारे जो भी कॉजेज हैं वो बता के फर्दर वर्कअप उसके लिए सजेस्ट करना है. ठीक है. ये बोन इन्फार्क्ट है और साथ में एनकोंड्रोमा. अब चूंकि हमारा है और पेशेंट है ये भी बोन इन्फार्क्ट हैं. ठीक है. ये टाइम नहीं है इसलिए साथ ही चूंकि बोन इन्फार्क्ट का केस चल रहा है तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ साथ ही. इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि लियंस और ये स्टर पे पेरिफेरी आपको डबल लाइन साइन होता है. सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही. जो माइक है उसका शोर आ रहा है बहुत ज्यादा. सोनिया आपका माइक है बंद हो गया. सर शुरू से सारे पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज, वो आवाज में मर्ज हो गए थे. हाँ मैंने कहा कि ये एमआर है बोन इन्फार्क्ट का, ये अलग केस रखा हुआ था लेकिन अब साथ ही दिखा रहा हूँ, टाइम कम रह रहा है. तो इसमें बेसिकली पिक आपने करनी होती है. एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लियन है, फीमर को भी और टिबिया को भी, दोनों को इन्वॉल्व करें. ठीक है. दूसरा इनका जो सिग्नल है वो सिग्नल फॉलो करना होता है. सर्पिजीनियस टाइप लियंस होती हैं, डबल लाइन साइन होता है स्टर और T2 पे. हाइपर इंटेंस और हाइपो इंटेंस दोनों कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं इसमें. जो सेंट्रल चीज आपको हाइपो नजर आ रही है स्टर पे भी और T2 पे भी, वो क्यों हाइपो है? क्योंकि वो बोन डेड हो गई है, वहाँ नेक्रोटिक बोन है, स्क्लेरोटिक हो गई है. और साइड का जो हाइपर इंटेंस आपको सिग्नल नजर आ रहा है वो रिएक्टिव वो होता है कौन सा ग्रेनुलेशन टिश्यू और एडीमा की वजह से वो आ रहा होता है. ठीक है. तो ये भी एमआर पे, इसी का आगे एमआर भी दिखा सकते हैं. ये डिफरेंट पेशेंट है वैसे जिसका ये एमआर है और वही बात है आपने पिक कर लेना है और फिर आपने इसमें आगे करना है कि कॉजेस बता देनी है. सर जी सर, ये जो एवीएन होता है उसमें भी तो डबल लाइन साइन आती है और यही सारा यही चीज है ना, वो भी डेड बोन है, ये भी डेड बोन. सही सर. वो ये मेडुलरी इन्फार्क्ट है और वो उसको एवास्कुलर ने सेम चीजें हैं. चीजें सेम. बोन डेड हुई है, नेक्रोसिस ही हुआ है एंड पे दोनों में. वो एवास्कुलर नेक्रोसिस उसकी कॉजेस ट्रॉमा और ये वो एक ही चीज है बेसिकली. ट्रॉमा जो हम कहते हैं ना इसका डिफरेंशियल, उसमें हमें ये डबल लाइन नहीं मिलेगी, उसमें लो T1 एंड हाई T2 मिलेगा वो सिग्नल. सिर्फ एक्सरे पे है, वो डिफरेंशियल एमआर पे नहीं है, सिर्फ एक्सरे पे है. ओके. क्योंकि मैट्रिक्स मिनरलाइजेशन उसकी कॉन्ड्रॉइड टाइप होती है, वो इसको वो करती है, मिमिक करती है. लेकिन एमआर पे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. इसमें एनकोंड्रोमा एमआर पे नहीं बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाए जल्दी जल्दी. कुछ केसेस बहुत ज्यादा हैं, फिर किसी एक और दिन क्लास रख लेते हैं, उसमें दिखा दूंगा. सारे दिखाने वाले केसेस हैं. सर मैं ले लेती हूँ. सारे दिखाएं सर. सर या तो आप खुद ही बता दें केसेस. खुद ही मतलब कुछ केसेस अभी देख लेते हैं
4-5, लेकिन इस तरह फायदा नहीं है। आप एक और क्लास किसी दिन शेड्यूल कर लेते हैं इसी की, ये 40+ केसेस हैं, देख लेंगे बाकी भी। हाँ सर, वरना ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा। अगर आप बता देंगे ना तो समझ में आ जाएगी, पर हमारा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई बंदा बता दे, ये बहुत अच्छा केस है, एग्जाम केस है। डॉक्टर सिबगा आप बता दें फिर। सर मैं ले लूं? जी जी ले लें, ले लें। I'm provided with X-ray shoulder of an adult patient. I can appreciate that there is permeative changes within the shaft of the humerus. I cannot appreciate any cortical breach or periosteal reaction. No soft tissue swelling. The possible diagnosis of lymphoproliferative disease. कौन सी lymphoproliferative disease? Leukemia most likely. ठीक है, लुकीमिया कर सकते हैं आप उसमें। अब इसमें देखें दोबारा से इसको ना। लिटिक लीजन है, ठीक है। ग्राउंड ग्लासेस आ रही है इन द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। नहीं, लिटिक लीजन तो है, लेकिन ग्राउंड ग्लास है सच नहीं है इसमें। पहले ये बताएं कि बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व लग रही हैं आपको? ह्यूमरस इन्वॉल्व है और स्कैपुला भी लग रही है और क्लेविकल का डिस्टल एंड भी लग रहा है। वेरी गुड, ठीक है। ये है कुछ रिब्स पे ओवरलैप है, लेकिन ना यहाँ पे कुछ रिब्स भी सिमिलर अपीयरेंस दे रही हैं। ठीक है, वो लंग्स के साथ ओवरलैप पे सही से अप्रिशिएट नहीं हो रहा, लेकिन ऑलमोस्ट है। अब देखें मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व हो गई हैं। अब फिर आपने मल्टीप्लिसिटी पहले डिफाइन कर दी इसकी, अब आपने इसकी लियन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। मॉथ ईटन अपीयरेंस है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल टिपिकल मॉथ ईटन नहीं है। यहाँ से कॉर्टेक्स इसका ठीक आ रहा है। ये ना बिल्कुल आप कह लेंगे टिपिकल केस है। ये वाली लियंस किस तरह की हैं? ये जो है सारी परमिएटिव अपीयरेंस है, बिल्कुल ठीक है, परमिएटिव अपीयरेंस है। और इसको क्या कहते हैं? ये क्या नजर आ रहा है हमें? End-ostial scalloping. यस, दिस इज एंड-ऑस्टियल स्कैल्पिंग। ठीक है, एंड-ऑस्टियल स्कैल्पिंग है। अब चूंकि लियन का वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो बेसिकली ये बिनाइन प्रोसेस नहीं है, ये एग्रेसिव लियन है। अब एंड-ऑस्टियल स्कैल्पिंग की एग्रेसिव लियंस की डिफरेंशियल आप देखें तो क्या क्या होती हैं? लिम्फोमा, मेट्स होते हैं, मल्टीपल माइलोमा होता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है, ये चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल माइलोमा का केस है। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल लिटिक लियंस हैं, कुछ पंच्ड आउट भी लग रही हैं, जैसे ये देखें, ये अलग से एक पड़ी हुई है। ठीक है, ये साथ छोटे लिटिक लियंस हैं, वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व हैं, और बहुत अच्छी एंड-ऑस्टियल स्कैल्पिंग है इसमें। तो ये मल्टीपल माइलोमा है। अब इसमें आपने क्या कराना है आगे? जोन्स प्रोटीन्स टेस्ट कर। ठीक है, और स्केलेटल सर्वे कराएं। इलेक्ट्रोपोरेसिस करते हैं एम बैंड के लिए। हाँ जी, वो हिमेटोलॉजिकल ये सारे करने हैं आपने, एम प्रोटीन्स, बेंस जोन्स, उसके साथ साथ आपने स्केलेटल सर्वे कराना है। रेडियोलॉजी में बोन स्कैन का कोई रोल है इसमें? सर बोन स्कैन कराना है इसमें स्पेशली। बोन स्कैन कराना है? नहीं सर, वो तो इसमें नॉर्मल नहीं बोन होता, स्कैन नेगेटिव होता है इसमें। हाँ नेगेटिव होता, नॉर्मल होता। इसमें बोन स्कैन हॉट नहीं होता, मतलब ये लियंस जो हैं वो एक्टिव नहीं होती बोन स्कैन, लिटिक होगी। तो इसीलिए स्केलेटल सर्वे आप करवा लें आगे, और बोन स्कैन अगर हो गया तो वो आपको आइडिया दे देगा कि ये चूंकि वो नहीं है उस पे एक्टिव, तो मल्टीपल माइलोमा नेट से डिफरेंशिएट हो जाएगा उसमें। अगला with the X-ray forearm and wrist, frontal and lateral projection of a showing a latex lesion with multiple internal involving the
distal metadiaphysis of showing multiple lytic mutations and with cortical breach and overlying soft tissue component. The lesion is crossing the physis. It has a narrow zone of transition. It contains rings and arcs type of mineral matrix mineralization. मैम मैट्रिक्स नहीं है इसमें, ये सेप्टेशंस हैं सारे, एक्सपेंडेड बोन है विद इंटरनल सेप्टेशन। जी सर। अच्छा ठीक है, अब आपने ना वही जैसे मैंने आपको बताया था वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। आपने क्या बताया कि ये लिटिक है, एक्सपेंसाइल है, मेटाडायफिजियल है, क्रॉस कर रही है उसको एपिफिसिस को, ठीक है। और अब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों पे डिफाइन नहीं हुआ कि एग्रेसिव है या बिनाइन है। सर इसमें कॉर्टेक्स ब्रीच्ड है और इसमें एक और लीजन है, अल्लाह के अंदर एक और लिटिक लीजन आ रहा है इसकी प्रॉक्सिमल डायफिसिस में। ये चीज, ये वाली जो है ना, ये आपने जरूर उस पे वो करनी है डिफाइन के, एक और लीजन इधर है। अब ये देखें, इतना बहुत बड़ा कॉर्ड बैंड ट्रायंगल है, ऊपर भी और नीचे भी। जी सर। ये और ये इधर से ये आगे लेटरल पे देखेंगे तो इधर भी आपको अप्रिशिएट होगा, ये अच्छा खासा पेरियोस्टियल एलिवेशन हुई हुई है। कॉर्टिकल ब्रीच भी मिल गई, पेरियोस्टियल रिएक्शन भी मिल गई, एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू, लिटिक एक्सपेंसाइल लियन, एग्रेसिव डिफाइन कर दिया हमने, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, एक और लियन इधर है, तो क्या बन गया ये? मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद बीसी की मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। नहीं, टेलेंजेक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा। जी सर, टेलेंजेक्टेटिक। ठीक है, ये इसका क्या है? डिस्टेंट मेट है। जी सर। फर्दर सेकेंडरी एबीसी भी तो रख सकते हैं। सेकेंडरी से पहले आप ये क्यों नहीं रखते जो वो है मतलब ऑब्वियस मैलिग्नेंट चीज है। एग्रेसिव लीजन नजर आ रही है ना हमें, हमने एग्रेसिव के डिफरेंशियल्स रखने हैं इसमें। और इसमें से मतलब जो है ना लाइक क्या मैं कहना, हाँ आगे आपने फर्दर खुद ही बता देना है कि आप मेट्स देखने के लिए बोन स्कैन भी कराएंगे, चेस्ट के और वो इधर उधर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड जहाँ भी मेट्स हो वो आपने रूल आउट कराने। सिमिलर केस है ये, डॉक्टर शहाब ने अपने ग्रुप पे दिखाया था, वहीं से मैंने लिया है, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दूंगा, काफी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। ये भी सेम पैथोलॉजी है और एग्जैक्टली यही चीज है ये ना, ठीक है। पूरा लिटिक एक्सपेंसाइल लियन है, इंटरनल वो सेप्टेशंस हैं, कॉर्टिकल डिसरप्शन है बहुत सारी जगहों पे, और इसमें भी ये इधर नीचे बिल्कुल साथ एक और लियन अप्रिशिएट हो रही है, तो ये बेसिकली टेलेंजेक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा है विद अनदर डिस्टेंट लियन, सेम पैथोलॉजी। एक्चुअली इसका कैच पॉइंट क्या है टेलेंजेक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा का? कैच पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें मल्टीपल चीजें हैं। से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो क्या जोन ऑफ ट्रांजिशन नैरो, लेकिन ये कॉर्डमैन और ये चीजें कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप बिना? अच्छा, ये चीजें तो नहीं वो कर सकते ना, कॉर्डमैन, हेयर ऑन एंड लेमिलेटेड टाइप, ये चीजें ये जब आप बोल देते हैं तो आप समझ लें कि आपने एग्जामिनर को कह दिया कि ये लियन एग्रेसिव है। सर एक्चुअली इसमें कॉर्डमैन जो है ना वो इतनी एक्चुअल वाली कॉर्डमैन लग नहीं रही थी, वो लग रहा था कि जैसे कोई उसी की इससे ज्यादा अच्छी और क्या कॉर्डमैन हो। सर फेंट थी तो इसलिए डाउट था कि पता नहीं मतलब कोई लोकुलाई है या क्या चीज है ये। अच्छा ये देखें, ये ज्यादा क्या कॉर्डमैन है? सर इसमें कार्पल बोन्स भी इन्वॉल्व हैं क्या? बहुत ज्यादा। सर इसमें कार्पल बोन्स कौन सी इन्वॉल्व हैं और ये क्या मेट्स हैं या इसी की इन्वॉल्वमेंट है, ये बता दें। इस
डिसयूज ऑस्टियोपिनिया है ये। इंटरनल ट्रेबिकुलेशंस प्रोमिनेंट हो गई हैं, बोन डेंसिटी रिड्यूस्ड है, तो ये डिसयूज ऑस्टियोपिनिया है सारा। कैच पॉइंट्स आप लोग पूछ रहे थे ना, एक देखें पीडियाट्रिक एज ग्रुप पेशेंट में मल्टीसिस्टिक लिटिक एक्सपेंसाइल लीजन है, एग्रेसिव है, मेट भी मिल गया, तो आप और क्या बनाना चाहते हैं? ठीक है सर, थैंक यू। Okay, this is the X-ray pelvis AP projection of a child patient, where I can see the right-sided hemipelvis is showing lytic destructive lesion of the right iliac blade. The lesion is a wide zone of transition, and with involvement of the soft tissue with cortical breakage, and there is a internal matrix जो है वो इसमें वो कैल्सिफाइड तो नहीं शो हो रहा, और इसमें सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है इसमें। तो ये एक एग्रेसिव लुकिंग लीजन है जो कि राइट साइडेड हेमी पेल्विस को जिसने इन्वॉल्व किया है, और राइट साइडेड जो हिप जॉइंट है वो उसका जो एसिटेबुलम है सुपीरियर स्पेक्ट पे, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व, सो जॉइंट कैविटी इज आल्सो इन्वॉल्व। तो फेमोरल बोन जो राइट साइड की है वो प्रिजर्व्ड है, एंड बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग दिस इज एन एग्रेसिव लुकिंग लीजन है, और ये पेशेंट जो है वो चाइल्ड एज पेशेंट है। तो इसमें जो डीडी है वो आ सकते हैं, ईविंग सार्कोमा का आ सकता है, और इसके अलावा इन्फेक्शियस प्रोसेस को ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है इस रीजन का। तो यही मेरे दो डिफरेंशियल है इसमें। बिल्कुल सर, परफेक्ट आपने बात की है। यही एग्रेसिव लीजन आपने आइडेंटिफाई भी की, और आपने उसके पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंशियल्स भी दे दिए। 3 डिफरेंशियल्स होते हैं मेनली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा और ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, आगे आप इसमें एमआर एडवाइस कर देंगे और उस पे वो आगे करेक्टराइज हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट भी है, तो वो फिर पता चल जाएगा उसमें कि ये मैस है या बेसिकली एब्सेस टाइप है, वो इसमें सारा कुछ वो जी। एमआर के ऊपर सर जो टिपिकली इवेंट्स में देखा जाता है ना, वो स्किप लीजन्स देखी जाती हैं, जिसमें एक लीजन आती है, फिर बिल्कुल उसके एक कट ऑफ मार्जिन हो जाता है, फिर नॉर्मल बैरो शुरू हो जाता है, फिर एक लीजन आ जाती है। तो ये फीचर हमें इन्फेक्शन में नहीं मिलता। इन्फेक्शन बेसिकली डिफ्यूजली बोन मैरो को इन्वॉल्व करेगी। हाँ जी, डिफ्यूजली बोन मैरो की इन्वॉल्वमेंट होती है, सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशंस और वो सारी जो इन्फेक्शन की गेम है ना, वो सारी वो उसमें नजर आती है। अच्छा सर, दिस इज द नी जॉइंट एपी लैटरल व्यू है, इट्स ए मैच्योर पेशेंट है। और केस दिखाता हूँ, ये सेम पैथोलॉजी है एडल्ट पेशेंट में। इतना भी नहीं है वैसे, 22 साल है ये जिसकी, लेकिन ये है कि स्केलेटन ऑलमोस्ट फ्यूज्ड है। इसमें डिफरेंशियल सेम रहेंगे, थोड़ा सा इससे एज बढ़ जाए तो यही सेम पैथोलॉजी आए तो उसमें आपने मेट स्टॉप पे ले आना। यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी सारी बेसिकली इसको डिस्कस करने का मकसद है कि एग्रेसिव पैथोलॉजी को आपने कैसे चलाना है। पहले डिफाइन करना है कि क्या है, बोन की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, पेरियोस्टियल रिएक्शन, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, वो सारी चीज करके डिफरेंशियल चेंज कर देने एज ग्रुप की बेस पे। बच्चों में ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग्स और ऑस्टियोमाइलाइटिस, बड़ों में मैट्स, फिर दूसरे नंबर पे आपने वो रखना है ऑस्टियोसार्कोमा, और फिर तीसरे नंबर पे आपने ये लिम्फोमा और लुकीमिया को रखना है उसमें बड़ों में। यस सर। उसमें से आपने ईविंग्स और वो आउट कर देना है। ऑस्टियोसार्कोमा पेजेट्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है एडल्ट्स में, बाकी उसकी एज यंग में होती है ज्यादातर। यस सर। आप ये वाला देखें केस। सर ये जो स्किप लीजन्स होती हैं, ये ऑस्टियोसार्कोमा में नहीं होते? ईविंग्स में मैम, ईविंग्स में होती है। ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं इतना करता। ऑस्टियोसार्कोमा में तो आपको बोनी मैट्रिक्स मिल जाता है ना। ईविंग्स और यस यस, ईविंग्स और ऑस्टियोमाइलाइटिस आपको कंफ्यूज करते हैं। जी सर।
सर दिस इज ए MRI स्टडी है. टॉप फर्स्ट रो इज कोरोनल, देन सैजिटल एंड देन एक्सियल स्लाइस है. जो फर्स्ट सर उसमें जो इमेज है वो T2 है, देन T1, देन इस ये स्टर है सर, और फिर उसके अलावा ये T2 आ जाता है अगेन, और फिर इसी तरह ही नीचे सर उसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है. लास्ट लाइन जो है जो एक्सियल T2 है, फिर सर उसमें T1 है और फिर स्टार आ जाता है. तो ए वेल डिफाइंड राउंडेड सर लीजन है दैट इज अराइजिंग from the bone at the proximal aspect of the left femur. The lesion is well circumscribed and no well circumscribed है. सॉफ्ट टिश्यू के अंदर इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही इसमें, और कोई अडीमा नहीं है सराउंडिंग सर इसमें. और ये जो लीजन है ये हाइपर आ रही है सर T2 पे, और स्टर पे ये बैठ भी नहीं रही, और T1 पे ये हेट्रोजेनस है सर. तो ये सर फैटी लीजन तो नहीं है. और दूसरा सर इसमें लाइपोमा तो ये नहीं है. दूसरा इसमें जो डिफरेंशियल है माइंड में मेरे आ रहा है वो इसके अंदर कोई फ्लूइड लेवल भी सर नहीं बढ़ रहा, और हाइपो, और ये एक्सपेंडिंग नेचर की सर लीजन है. और इसमें सर ये अब इसमें कोई ऐसा मुझे लेवल अप्रिशिएट नहीं होगा. क्या ये ABC हो सकता है, एनोरिज्मल बोन सिस्ट हो सकता है? अच्छा, ये ना इसमें बेसिकली बात ये है कि मैं केसेस देख रहा था, तो ये वाला केस मेरे सामने आया तो मैंने ये लगाया इसीलिए है, और वही आगे से मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड. हम भी मैं भी गलत करता होता था. MSK का जब MR आ जाता है ना, उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. इसमें मैंने इसीलिए लगाया. आप इसके एक्सियल इमेजेस देखें और थोड़ा अपना वो चेंज करें. ये बोन से सर सॉफ्ट टिश्यू में बिल्कुल सर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये मैस है, मसल्स के अंदर ये मैस पड़ा हुआ है पोस्टीरियर रिस्पेक्ट पे लेफ्ट थाई जो है. जी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस है सर, और ये स्टर के ऊपर बैठ नहीं रहा सर ये. और ये जो है तो फिर ये सर ये कुछ हिंट्स देता हूँ. इसके अगर आप दोनों एंड्स देखें ना तो वो टेपर हो रहे हैं ऊपर भी और नीचे. तो ये न्यूरल ओरिजिन मैस है सर. बिल्कुल. न्यूरोफाइब्रोमा या जी न्यूरोफाइब्रोमा या श्वानोमा सर, नर्व्स का. जी बिल्कुल पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर है. इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये डिफाइन करना है कि बोन से नहीं आ रहा है. यस सर. फिर जब आप इसको डिफाइन कर लेंगे तो फिर सॉफ्ट टिश्यू के जो मैसेज है ना, उनसे उनके लिए डिफरेंशियल बहुत कम रह जाते हैं. लाइक फैटी मैस को आपने खुद ही रूल आउट कर दिया कि ये कोई वो नहीं है. यस. इसमें से आपने आउट कर दिया कि इसमें कोई ऐसा स्टर पे ये वो नहीं हुआ. जी सर. और दूसरा फिर क्या चीजें बचती हैं? सार्कोमास बचते हैं, ये पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर्स बचते हैं. उसमें अब आप ये देखें इसकी लुक है ही नहीं सार्कोमा वाली. जी बिनाइन लुकिंग में ऐसे सर. हाँ जी बिनाइन लुकिंग. तीसरा डिफरेंशियल इसका हेमेंजियोमा हो सकता था, लेकिन आपको कोई फ्लो वॉइड ही नहीं मिले इसमें. यस. और उसमें कैल्सिफिकेशन मिल सकती थी हेमेंजियोमा में. कोई फ्लो वॉइड. जब हम इसको लेबल करते हैं एज MPNST तो फिर बिनाइन तो ना हुआ ना, ये तो मैलिग्नेंट है ना? नहीं पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंट या बिनाइन नहीं हमने कहा. PNST ये जो इमेज है ना ये ग्रेंगर में दिया है, इसको MPNST उन्होंने लेबल किया. ये जो आप बता रहे हो ना, जो ऊपर जो ये जो स्प्लिट साइन आ रहा है, स्प्लिट साइन, और ये एनहांस कर रहा है ना, पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट है ना, वो पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर में आ जाएगा, बिनाइन या मैलिग्नेंट जो भी हो. जो PNST है वो पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर है. जब उसके पीछे आप M अटैच करते हैं तो फिर आप समझे मैलिग्नेंट बोल रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं बोल रहे. हम कह रहे हैं कि पेरिफेरल नर्व शीट ट्यूमर है. सर जब एनहांसमेंट कर रहे हैं तो फिर तो मैलिग्नेंट वो तो न्यूरोफाइब्रोमा, श्वानोमा वो सारे एनहांस करते हैं, बेशक वो मैलिग्नेंट ना भी हो.
स्पाइन में भी देखे ना, सारे इनहेंस करते हैं, मेनिंजियोमास भी इनहेंस करते हैं, ये सब बिनाइन इटियोलॉजीज हैं, सारे इनहेंस करते हैं। अच्छा जी, लास्ट केस देखते हैं। ये बहुत मतलब ये कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया है, और देखते ही मैंने कहा कि मैं इसको ना अपनी नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। ये ऐसे की ऐसे फिल्म अगर चली जाए ना तो ये एग्जाम केस है, कोई भी लेके जा सकता है एग्जाम में, इसी तरह की चीजें लेके आते हैं। डॉक्टर नईम आप करें। जी जी सर, दिस इज द एक्सरे चेस्ट एंड एब्डोमेन ऑफ ए child. I am looking first at the chest. The cardiac size is normal. Bilateral lungs fields are unremarkable. I am looking at the spine. The vertebral height and width are normal. And now I am looking at the ribs. Ribs seem राइट साइड की जो सर रिब्स थोड़ी सी मुझे एक्सपेंडेड लग रही हैं इसमें, और इसमें थोड़ी स्क्लेरोसिस आ गई है रिब्स में। इसके अलावा तो मुझे इसमें जो विजुअलाइज्ड क्लेविकल्स हैं और ह्यूमरल हेड हैं ये अनरिमार्केबल है। नो प्लूरल फ्यूजन। ठीक है सर, इसमें स्प्लीन का साइज इनलार्ज है लेफ्ट साइड, ठीक है, और लार्ज साइज स्प्लीन है और डिफ्यूज स्क्लेरोसिस है, मतलब बोन डेंसिटी इंक्रीज है। तो कोई डिफ्यूज स्क्लेरोसिस, कोई इसमें सर कोई डिस्प्लेजिया या अच्छा इसमें सर आपकी डायरेक्शन ठीक है सर, जो जी जी सर, को सिकल सेल एनीमिया की तरफ ये चीज जा रही है। सिकल सेल एनीमिया कह के ना आप खुद फंस गए हैं। सिकल सेल एनीमिया में स्प्लीन को क्या होता है? यस सर, स्प्लीन तो ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती है सर। स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज का सोचो मैं। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। बोन्स की फाइंडिंग आपने बताई है, लेकिन मतलब परफेक्टली जैसे वो होनी चाहिए ना, ये बोन्स आपको किस तरह की लग रही हैं? एक्सपेंशन के अलावा क्या है? फोर शेप, फोर शेप तो नहीं है, थिक एंड ट्रेबिकली है, कोर्स ट्रेबिकुलर पैटर्न है। जी यस, तो आप ये देखिए, ये लिवर यहाँ से यहाँ पहुंच गया इसका। यस सर, ये स्प्लीन इधर से इधर, तो बेसिकली ये थैलेसीमिया का केस है। ओके सर, ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली आ रही है, साथ में बोन्स ऑलमोस्ट, ये रिब्स जो है ना सारी लेफ्ट पे थोड़ा कम अप्रिशिएट हो रही है, राइट की सारी ट्रेबिकुलेटेड, थिक ट्रेबिकुलेटेड अपीयरेंस है विद एक्सपेंडेड बोन्स। तो ये नॉन केस था थैलेसीमिया का। मैंने फिर पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये थैलेसीमिया का ही केस है। तो ये मतलब हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी अप्रिशिएट हो रही है और बोन्स में भी इसके फाइंडिंग्स हैं। बाकी जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनमें थोड़ी सी कार्डियोमेगाली है, भाई इसको भी देखें तो थोड़ा सा कार्डियक साइज एनलार्ज आ रहा है, बिल्कुल माइल्ड सी, मतलब अपर बॉर्डर लाइन पे तो एटलीस्ट है। जी सर। और बाकी लंग्स इसके ठीक हैं, और साथ में जो है बाउल पैटर्न तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली की वजह से वो सारा सेंटर में गया हुआ है। फिर वर्टिब्रे बिल्कुल ठीक है, सिकल सेल होता तो उसमें एच शेप वर्टिब्रे होने चाहिए। जी सर, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन होते हैं। ऐसे इसकी रेट्रोकार्डिक थोड़ी सी लूसेंसी भी लग रही है, जैसे कोई हाइडल हर्निया सॉर्ट ऑफ कुछ है ऐसे। ये थोड़ा इसका वो स्प्लीन के एबनॉर्मल शेडो की वजह से ना, एक तो ये इसकी एक वो बड़ा वो हुआ है अजीब डिफॉर्म सा जो गैस्ट्रिक शेडो है इसका, बाकी ये ऑलमोस्ट ठीक है। ये जो रेट्रोकार्डिक नजर आ रही है वेसल्स हैं उनकी वजह से इस तरह से लग रहा है, बाकी हर्निया वगैरह कोई नहीं है, ये गैस्ट्रिक बबल ही है जो अपनी नॉर्मल जगह पे पड़ा।
चलें ठीक है जी। बाकी अभी कुछ केसेस बच गए हैं, वो फिर कर लेंगे किसी दिन, या अभी मैं आपको एक स्पॉटर दिखा देता हूँ, कोई बड़ा अच्छा स्पॉटर है। सर नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। बिल्कुल ठीक हो गया, 9 है ये। ठीक है सर, खत्म करें। सर सर दिखा हम दें। तो तैयार हैं देखने के लिए सर, पर आपकी सर, हिम्मत है, बता दें। चलिए कुछ एक आध और देख लेते हैं फिर। चलिए थैंक यू सर। तो ये मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। तो ये जो है ना, सिर्फ डायग्नोसिस स्पॉटर बताना है ये? बोलना चाहे तो बोल, वैसे लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं है इसकी। So there is extensive proliferation with soft tissue growth, and it involving only the one finger. So it's most likely the single digit. It's a lipomatous hamartoma. आप जिसकी बात कर रहे हैं ना वो ये है। अच्छा, वो सिंगल डिजिट मैक्रोडिस्ट्रोफिया वो लाइपोमेटोसा लग रहा होता था है ये। कि वो एक ही ये डिजिट भी उसका हुआ नहीं, हुआ। उसमें सारा हाथ इन्वॉल्व है, सारी बोन्स इन्वॉल्व है। जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा गौर से देखना है उसको। सॉफ्ट टिश्यूज, फिर सारी बोन्स के साथ पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन है। रिएक्शन उसके अलावा ये पेरियोस्टियल रिएक्शन आ रहा है, सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग आ रही है। कहाँ पे आपको सारी बोन्स पे पेरियोस्टियल रिएक्शन लग रहा है? सर ये सारा ये सर ये हाइपरपैराथायरिज्म के साथ ब्राउन ट्यूमर हो सकता है? ब्राउन ट्यूमर किसको बनाया है? सर ये जो 4th डिजिट है उसके मिडिल फेलेंक्स में जो है। ये वाली, ये जो वो है ना, ये लियन अप्रिशिएट करनी है एक तो। दूसरा ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ट्रॉमा हुआ है, ये इसको फ्रैक्चर हुआ है इसका, उसके बाद ये बैंडेज है। अच्छा, ये फ्रैक्चर आपको हो सिंगल रहा है डिजिट लग रहा था। ये बहुत अच्छा था। बाकी ये वो रगेड मार्जिन्स हैं, सारे पेरियोस्टियल रिएक्शन है, और ये वो आ रहा है चूंकि बोन डेंसिटी और वो सारे इसको मसले होंगे तो इजीली फ्रैक्चर भी हो गया होगा ये। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा केस है। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है। ये कोई सर बता ये रहा है? राइट एसआई जॉइंट में सर लिटिक लीजन्स आ रहे हैं और जो इरेगुलर मार्जिन्स हैं राइट एसआई जॉइंट में। ठीक है, एक चीज आपने बड़ी अच्छी पिक की। Displaced IUCD. सॉरी, Displaced IUCD. सर ये सैक्रोइलियाइटिस यूनिलैटरल हो सकता है, टीबी भी हो सकता है सर। ठीक हो गया, बेहतरीन आपने बात की। यूनिलेटरल सैक्रोइलियाइटिस, टीबी, और कुछ है इस एक्सरे में? डर्मोइड नहीं, ये बॉवल है। ये पिक कर रहे हैं ये चीज? जी सर, सॉफ्ट टिश्यू में कुछ है सर, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। इसका वो हुआ है ना ओपेसिफाई एज कंपेयर टू दिस साइड। एक ड्रेन रखी हुई है, ड्रेन नहीं है सॉरी, ये तो वो है, ये जो है इस ऊपर सैक्रोइलियाइटिस है यूनिलेटरल, और सारा ये फैट प्लेन जिसके डिस्ट्रक्टेड हैं। अब आप इसका एमआर सर ये देखें। एब्सिस सारी ट्रैक कर रही है सॉस इलियोसॉस मसल से। परफेक्ट, ठीक है। ये इसमें देखें, ये सारी सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस है जो कि ये ऊपर
सैक्रोइलिक जॉइंट तक गई हुई है। पिक बिल्कुल ठीक किया आपने और बेहतरीन पिक किया है। इसी की बेस पे आगे चला जा सकता है। ये सारा सॉफ्ट टिश्यू कलेक्शंस हैं जो इसमें हैं, बाहर स्किन तक ट्रैक बना के गई हुई हैं और मसल्स में और सारे ये आई हुई हैं। ठीक है, अब इसको रिट्रोस्पेक्टिवली एक्सरे देखें तो अब आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक हो गया? जी सर, अच्छा केस। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर इब्तिसाम, अल्लाह पाक ब्लेस यू सर। वेरी नाइस क्लास सर, वेरी नाइस, बहुत कुछ सीखा साहब भाई, वेरी नाइस कलेक्शन सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप हमें यार सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।